नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टडी में आपका तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिन विचारक के ऊपर आपके समक्ष अध्ययन करेंगे वो है अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के बारे में हम आपके समक्ष अध्ययन करेंगे। इनके आदर्श राज्य के बारे में जो विचार देते हैं और संपत्ति का जो सिद्धांत, इनका कई प्रकार के इनके सिद्धांत हैं, नागरिकता का, और इन्होंने जो 6 प्रकार की शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है उनके बारे में आपके समक्ष विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अरस्तु की तरफ, इनके प्रारंभिक जीवन की तरफ। तो अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो 384 ईस्वी पूर्व 384 ईस्वी पूर्व में एथेंस के स्टैगिरा नामक नगर में हुआ था। तो ये बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान थे, पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। इनके जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध कथन था उनका, उन्होंने अरस्तु के बारे में कहा था कि अरस्तु का घर एक पाठ्यक्रम है। मतलब कि वो दिन रात पढ़ते रहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये एक विचार दिए थे कि अरस्तु का घर पाठ्यक्रम है, अध्ययन गृह है। तो मैं आपसे साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं अभी ये कोटेशन बोलता हूँ, भी आगे भी जो भी कोटेशन बोलता हूँ या फिर जो भी बुक्स के नाम बताता हूँ, वो कृपया करके आप पेन कॉपी लीजिए और उसको नोट कीजिए, क्योंकि जो पेपर में पूछा जाता है यही बीच की कोटेशनें पूछी जाती हैं और जो इनकी इम्पोर्टेंस बुक्स है ये पूछ ली जाती हैं। इनको रीअरेंज करना पड़ता है या फिर कोटेशन पूछ ली जाती है, ये किसने कहा और ये किसके संदर्भ में है। तो प्लीज़ आप पेन कॉपी निकालिए और जो मैं बोलता हूँ वो नोट कीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूँ कि प्लेटो ने कहा था कि जो अरस्तु का जो घर है उसे पाठ्यक्रम गृह कहा था, ठीक है, कि वहाँ पर अध्ययन गृह का नाम दिया गया था अरस्तु के घर को। उन्होंने अरस्तु ने अपनी एक शैक्षणिक संस्था भी खोली थी 355 ईस्वी पूर्व में, जिसका नाम लीसियम था। अपने गुरु जो प्लेटो थे उनके विचारों को भी उन्होंने खंडन किया है। ये वह कहा जाता सकता है कि जो प्लेटो की अंतिम समय में द लोस जो इनकी बुक थी, वहीं से आधार मानकर प्लेटो ने अपने दर्शन का विस्तार किया। अरस्तु ने अपने गुरु की जो निगनात्मक पद्धति थी इसका भी खंडन किया, इसका भी विरोध किया। उन्होंने आगनात्मक पद्धति को अपनाया। आगनात्मक पद्धति मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किसी भी समस्या का हल निकालना तो उसको नीचे से स्तर से स्टेप बाय स्टेप उसको देखा जाता है, ना कि ऊपर से। तो ये भी इनका प्रसिद्ध पद्धति थी इनकी, और इनका जो प्लेटो की ये जो निगनात्मक पद्धति थी उनका इन्होंने खंडन किया, विरोध किया। तो प्लेटो इसकी जो मृत्यु हुई थी अरस्तु की वो 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इनके जो शिष्य थे वो महान सिकंदर, विश्व विजेता इनके सिकंदर थे। आपके लिए एक ट्रिक है, जैसे इनके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, SPAS स्पेस, मतलब कि प्लेटो के जो शिष्य गुरु थे सुकरात, ठीक है, और जो अरस्तु के गुरु थे वो प्लेटो, और जो सिकंदर के गुरु थे वो अरस्तु, ठीक। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, SPAS। अगर भूल जाएं तो आपके लिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, SPAS इजी रहेगा आपको। तो इनके जो राज्य के संबंधी विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। राज्य को एक सामाजिक और प्राकृतिक व्यवस्था में मानता है, सामाजिक मानता है। अब बोलते अरस्तु बोलते हैं कि राज्य का विस्तार प्रकृति रूप से नहीं हुआ, इसका विकास हुआ है। ये ना कि कोई समझौते से नहीं हुआ है कि कोई समझौता हुआ है तब इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बोलते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक व्यवस्था में और इसका निरंतर विकास हुआ है। और
राज्य के विकास में ये सर्वप्रथम चरण जो मानते हैं वो परिवार को मानते हैं, जिसमें आपके पति पत्नी के बीच में आपस में संयोग के कारण उनमें एक परिवार उत्पन्न होता है, और परिवारों का एक परिवार बहुत सारे परिवार हो जाते हैं, और वे परिवार आगे चलकर एक कबीले का या ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के बाद वो कबीले का निर्माण करते हैं, कबीले के बाद वो एक नगर का निर्माण करते हैं, और नगर के बाद वो एक राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये स्तर बाय स्तर आगे बढ़ता है, इसका विकास होता जाता है। ये अरस्तु का मानना है, अरस्तु के विचार है कि राज्य की विकास हुआ है। प्रकृति रूप से राज्य पहले हुआ है, लेकिन समय के आधार पर देखा जाए तो राज्य पहले है। ठीक है, ये अरस्तु और साथ में राज्य को सर्वोत्तम मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक और नागरिक प्राणी है। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने समाज में ही जो उनकी ज़रूरतें हैं वो समाज के अंदर ही पूरी हो सकती हैं। समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन संस्थाओं से सर्वोत्तम संस्था है वो है राज्य, जो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता है, उनकी जो प्रोटेक्शन सुरक्षा वो प्रदान करता है। ठीक है, राज्य लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है, लोगों की जो अधिकार उनको सुरक्षित रखता है। ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु एक और कथन देते हैं कि जो समाज के बाहर नहीं रह सकता, जिसकी समाज की आवश्यकता नहीं, या तो वो एक पशु है या तो फिर एक देवता है। अब जाहिर सी बात है, अब हम कोई पशु होते हैं, उनको समाज की कोई ज़रूरत नहीं होती, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो जब चाहे जहाँ मर्जी घूम ले, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो एक ईश्वर या देवता है, उसको भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर समाज के अंदर वही मनुष्य ही रह सकते हैं, अगर समाज के अंदर ना रहे वो या तो एक पशु है या तो फिर एक मनुष्य है। ये भी एक कोटेशन है अरस्तु की, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, कि अरस्तु कहते हैं जो समाज के अंदर नहीं रह सकता वो तो या तो एक मनुष्य है, या तो एक पशु है या तो फिर एक देवता है। क्योंकि या तो पशु ही समाज के अंदर नहीं रह सकता या देवता समाज के अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं वो समाज के अंदर ही होती हैं, ठीक है, राज्य के अंदर ही है। अगर इस राज्य के बाहर वो रहता है तो फिर वो या तो पशु है। ठीक है, आगे ये बोलते हैं कि राज्य का जो उद्देश्य है वो मतलब कि लोगों को जीवन जीने का है, और ये निरंतर अच्छा जीवन व्यतीत करने के बारे में बताते हैं कि राज्य के जो कार्य हैं लोगों को अच्छा जीवन व्यतीत देना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं यहाँ पर अरस्तु। ठीक है, ये इनकी राज्य के संबंधी विचार आगे। तो आगे ये बोलते हैं नागरिकता का सिद्धांत भी देते हैं इनके। अरस्तु के अनुसार नागरिकता जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक दो प्रकार की नागरिकता है। ठीक है, अरस्तु बोलते हैं राज्य के अंदर दो प्रकार की नागरिकता दी जाती है। सामाजिक नागरिकता में वो सभी लोग शामिल हैं, जिसमें से विदेशी लोग भी शामिल होते हैं। और राजनीतिक नागरिकता जो है वो उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो इनके पास अवकाश हो, जो मतलब कि अपने राज्य में न्याय और वैधानिक कार्यों में भाग लेने में सक्षम हो। ठीक है, जो व्यक्ति अपने राज्य की विधायिक कार्य और न्याय कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीतिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को ही नागरिकता दी सकती है। ये अरस्तु कहते हैं, ये अरस्तु के विचार है। जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको राजनीतिक या फिर राजनीतिक नागरिकता नहीं दी जा सकती। ठीक है, और इसके संदर्भ में पेरिक्लीस का एक कथन है, उन्होंने एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना की थी। ये भी नोट कर लीजिए आप। पेरिक्लीस एक प्रसिद्ध विचारक हैं,
उन्होंने एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना की थी और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति राज्य की विधानिक और न्यायिक मतलब जो विधायक है और न्यायिक कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करता, शामिल नहीं होता, उसको हम व्यर्थ और हानिकारक मानते हैं। कि मतलब कि जो व्यक्ति राज्य की विधायक और न्यायिक कार्यों में कोई भी अपनी भागीदारी नहीं निभाता, कोई भी अपना भागीदार नहीं रहता, शामिल नहीं होता, उसको हम व्यर्थ मानते हैं, उस नागरिक को हम व्यर्थ मानते हैं और वो नागरिक को हम हानिकारक मानते हैं। व्यर्थ और हानिकारक दोनों मानते हैं। ये पेरिक्लिस का एक कथन है। ठीक है, आप नोट कर लेना इसको। तो अरस्तु कि ये जो नागरिकता के संबंधी आपको समझ में आ गया कि दो प्रकार की बोलता है। सामाजिक नागरिकता तो वो सभी को देता है, जो राजनीतिक नागरिकता है वो उन्हीं लोगों को देगा जो राज्य में विधायक और न्यायिक कार्यों को करने में सक्षम होंगे, कार्यों को में भागीदार होंगे, योग्यता होगी उनमें, उन्हीं को वो राजनीतिक नागरिकता देगा। ठीक है, ये इनके राजनीतिक संबंधी नागरिकता के सिद्धांत संबंधी विचार थे कि दो प्रकार की राजनीतिक नागरिकता होती है, राजनीतिक और सामाजिक। ठीक है, आगे हम चलते हैं अरस्तु के जो दास प्रथा के बारे में। ठीक है, दासता का भी सिद्धांत दिया उन्होंने। तो अरस्तु जो बोलते हैं कि दास प्रथा, दासता को इन्होंने अनिवार्य बताया है, आवश्यक बताया है। ठीक है, दास प्रथा को इन्होंने आवश्यक बताया है। ये बोलते हैं कि दासों के बिना गृहस्थी नहीं चल सकती। ठीक है, दास को एक समान के बिना गृहस्थी या परिवार नहीं चल सकता। और ये समान जो दास दो प्रकार की बताए गए हैं, एक निर्जीव, एक सजीव। निर्जीव में आपका आ गया जैसे फर्नीचर हो गया, आपका जो कि आपकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, आपके जो हर एक प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बिना आपकी पूर्ति नहीं हो सकती। अब घर बनाने के लिए आपको ईंट की भी ज़रूरत है, तो ये सामान है, ये निर्जीव है। अगर आपके पास ईंट नहीं होगी तो आप अच्छा घर नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, ये भी आपके लिए आवश्यक है। तो ये निर्जीव में आ गया समान आवश्यकता है। और ये सजीव में बोलते हैं कि जो दास हैं, दासों को इन्होंने एक समान बताया, वो सजीव बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कोटेशन भी आप लिख लेना कि समानों के बिना परिवार चलाना असंभव है, गृहस्थी चलाना असंभव है। ठीक है, अब ये समान ने दो प्रकार के बताए अरस्तु ने, सजीव और निर्जीव। ठीक है, दास प्रथा को ये आवश्यक तो मानते हैं और ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति मतलब कि अपनी योग्यता के अनुसार विवेकशील हो, जो दास होते हैं वो विवेकहीन होते हैं, और जो स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं वो विवेकशील होते हैं। और विवेकशील का विवेकहीन के ऊपर शासन करना उचित है। ठीक है, कि जो अज्ञानी लोग हैं उनके ऊपर ज्ञानियों का शासन होना उचित है। ठीक है, और ये एथेंस वासी, अगर ये एक तो वो एथेंस वासियों को दास मानते हुए बनाना नहीं चाहते, अगर कोई एथेंस वासी दास बन भी जाता है तो ये बोलते हैं कि उसको छुड़ाने के लिए उसके जो मालिक है उसको चंदा देकर उसको दासता से मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कि एक तो वो एथेंस वासियों को दास बनाने के पक्ष में ही नहीं है। अगर कोई बाय द वे एथेंस वासी जो है दास बन जाता था, उसको मुक्त करवाने के लिए उसका जो मालिक है उसको चंदा दिया जाना चाहिए, देकर उसको मुक्त करवा लिया जाना चाहिए। ठीक है, और ये इनका दासता का उचित सिद्धांत था। और दासता के संबंध में ये बोलते हैं कि अगर मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई अगर विवेक अपनी योग्यता के अनुसार विवेक हो सकता है, अपनी योग्य ज्ञानी बन जाता है, तो उसको दासता से मुक्त कर देना चाहिए। ठीक है, और मालिक का कर्तव्य है कि अपना जो उनका जो दास है उसकी
सुरक्षा, उनकी जो मतलब कि ज़रूरतें, उनको पूरा करना उनका कर्तव्य है। ठीक है, ये दास प्रथा का सिद्धांत आ गया। और आगे जो इन्होंने वर्ग सरकार के वर्गीकरण के बारे में बताया, तो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। ये भी नोट कर लीजिए कि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उन शासन प्रणाली का अध्ययन। तो इन्होंने जो 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैंने नोट्स लिखा है। जो इन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणाली बताई है कि 6 प्रकार की शासन प्रणाली, जिसमें से ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें से बताया कि एक का शासन। ठीक है, अगर एक का शासन होगा, जैसे मतलब एक राजा होगा, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसका शुभ होगा राजतंत्र, और उसका भ्रष्ट रूप आ गया आपका निरकुश तंत्र। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप देख लीजिए पहले इसको। ये इनके शुद्ध रूप हैं और ये अशुद्ध रूप है, फिर मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो ये बोलते हैं कि 6 रूपों में इन्होंने शासन प्रणाली को विभाजित किया है कि 3 इनके अच्छे रूप, शुद्ध रूप, और 3 इनके भ्रष्ट रूप। ठीक है, अगर एक का शासन होगा, जैसे एक का शासन होगा, तो राजतंत्र इनका शुद्ध रूप आ जाएगा और इनका निरकुश तंत्र, ठीक है, वो इनका अशुद्ध रूप आ जाएगा। और दूसरा, कुछ लोगों का शासन होगा। अगर कुछ व्यक्ति शासन करते हैं, गिने चुने व्यक्ति लोग हैं, वही शासन कर रहे हैं, तो उसका शुद्ध रूप होगा कुलीन तंत्र। ठीक है, जो कुल के द्वारा जो शासन किया जाता है, कुल तंत्र, जैसे एक के बाद दूसरा कुल शासन जैसे बोलते हैं, कुलीन तंत्र उसे बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो भ्रष्ट रूप होगा वो होगा वर्ग तंत्र, कि वर्ग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बहुमत का शासन होगा, तीसरा आ गया जो बहुमत का शासन होगा। बहुमत के शासन के ऊपर इनका जो शुद्ध रूप है संवैधानिक शासन व्यवस्था, और इसका जो भ्रष्ट रूप है, भ्रष्ट शासन प्रणाली क्या की लोकतंत्र। ठीक है, अरस्तु लोकतंत्र को भ्रष्ट शासन प्रणाली बताते हैं यहाँ पर शासन। ठीक है, तो इनका लोकतंत्र इनका भ्रष्ट रूप आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी शासन प्रणाली थी। और परिवर्तनशील का सिद्धांत बोले, ये शासन प्रणाली जो दी गई थी ये निरंतर चलती रहती है। परिवर्तन का सिद्धांत जो अरस्तु बोलते हैं आगे, बोलते ये जो शासन प्रणाली है वो निरंतर चलती रहती है। जैसे राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र के बाद फिर से राजतंत्र, राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र, संवैधानिक तंत्र। ठीक है, तो ये शासन प्रणाली बदलती रहती है। और कई बार ऐसा समय आ जाता है, कई बार ऐसा समय आ जाता है कि ये शासन प्रणाली हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस शासन प्रणाली को सुचारू रूप से बनाने के लिए और स्थिर बनाने के लिए वो बोलता है कि मिश्रित संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, मिश्रित संविधान की बात करता है अरस्तु कि ये जो 3 प्रकार की शासन प्रणाली है वे निरंतर चलती रहती है। राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र आएगा, कुलीन तंत्र के बाद संवैधानिक तंत्र, निरकुश तंत्र आ जाएगा, वर्गतंत्र आ सकता है। ठीक है, तो ये जो शासन प्रणाली है ये निरंतर चलती रहती है, लेकिन इसको स्थिर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इसको मिश्रित संविधान की बात करता है, मिश्रित संविधान की जरूरत है। और ये जो ऊपर जो राजतंत्र के जो गुण हैं, कुलीन तंत्र के जो गुण हैं और जो संवैधानिक, इन तीनों का जो मिश्रण गुण होंगे वो आपस में मिला के मिश्रण संविधान की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये इनका परिवर्तन का सिद्धांत आ गया। आगे हम चलते हैं, अरस्तु के इन्होंने संपत्ति के संबंधी विचार प्रकट किए हैं अपने। ठीक है,
परिवार और संपत्ति के बारे में बताया है कि अरस्तु संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व देते हैं। जैसे प्लेटो मानते थे कि साम्यवाद में कि संपत्ति होनी नहीं चाहिए, अगर राजा के पास संपत्ति है तो वो दासतापुरविलास बन सकता है। तो यहाँ पर इनका खंडन क्या है, इनके जो शिष्य अरस्तु ने प्लेटो का, तो इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है वो होनी आवश्यक है। अगर व्यक्तिगत संपत्ति होगी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो अपनी सुरक्षा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको संपत्ति की आवश्यकता है। और जितनी वो संपत्ति मतलब कि व्यक्तिगत संपत्ति होगी उसके पास, तो उसके पास अपना एक प्रभुत्व होगा, अपना एक नाम होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपत्ति को ये मानते हैं। और ये आगे बोलते हैं कि व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम। अगर ज़्यादा संपत्ति हो गई तो वो मतलब कि जो व्यक्ति है वो अपना दूसरों के ऊपर अत्याचार करता जाएगा, दूसरों की संपत्ति को हड़पता जाएगा, अपना साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ता जाएगा। अगर कम संपत्ति होगी तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, कि जो समाज में उसकी आवश्यकताएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो वे बोलता है कि मनुष्य के पास ना तो ज़्यादा संपत्ति होनी चाहिए ना ही कम, उसको एक मध्य मतलब कि जितनी ज़रूरत है एक स्थिर अवस्था में। ठीक है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, ठीक है, मीडियम मध्यम तक संपत्ति होनी आवश्यक है। और परिवार के बारे में बताते हैं। परिवार को उसने राज्य की सबसे छोटी इकाई बताया है। ठीक है, परिवार को उसने राज्य की सबसे छोटी इकाई बताया है अरस्तु ने। जैसे राज्य का विकास हुआ जो परिवार से हुआ, पति पत्नी के आपस में संभोग से, योग से परिवार को बच्चे उत्पन्न हुए, परिवार बना, एक परिवार से बहुत परिवार बने, उसके बाद ग्राम बना, कबीला बना, नगर बना और राज्य बना। मतलब कि विकासवादी, राज्य को उसने विकासवादी बताया है। ठीक है, तो ये जो हैं, ये इनके जो बताते हैं परिवार के बारे में, उनको कहते कि परिवार आवश्यक है। ठीक है, और परिवार में श्रेष्ठ कौन होगा? श्रेष्ठ जो है पति, जो कि जेंट्स। ठीक है, परिवार में कौन शामिल किया? जेंट्स श्रेष्ठ होगा, मुखिया जो होगा वो पति होगा। और परिवार में शामिल कौन किया है? पति पत्नी बच्चे और दास। पति पत्नी बच्चे और दास जो हैं वो परिवार में शामिल किए गए हैं अरस्तु के द्वारा। ठीक है, और बोलते हैं कि जो परिवार को चलाने का जो दायित्व है, उनको जो दिशा निर्देश, उन पर नियंत्रण रखने का जो दायित्व है वो है उसका जो मुखिया है, पति है उसका, उसकी सह मुखिया उनकी पत्नी। ठीक है, जो पति आदेश दे वो पत्नी को मानना होगा, पालन करना होगा, ये बोलते हैं। और आगे ये बोलते हैं कि पत्नी पत्नी के बीच में विवाह के बारे में बताते हैं कि 18 वर्ष तक लड़की की उम्र होनी चाहिए और 20 साल मतलब कि 38 साल तक पुरुष की उम्र होनी चाहिए एक शादी के लिए। ठीक है, 20 साल का अंतर होना चाहिए इन दोनों के बीच। अगर किसी की शादी हो रही है तो लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र जो कि 38 साल, क्योंकि 38 साल तक वो पर पूरा तरह से परिपक्व होगा, उसको सही गलत का ज्ञान होगा। और जो लड़की होगी 18 वर्ष, उसको भी अपनी शारीरिक क्षमता से परिपूर्ण होगी और मानसिक क्षमता से वो अपना अच्छा बुरा जान सकती है, क्या सही है क्या गलत। ठीक है, ये बताते हैं अरस्तु परिवार के बारे में। और आगे हम बताते हैं इनकी जो प्रमुख रचना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से, पॉलिटिक्स इनकी प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने
एक शासन प्रणाली के बारे में बताया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको कि, और ये इनकी प्रमुख रचना है। ये देख लीजिए आप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पॉलिटिक्स इनकी प्रमुख रचना है। क्या, क्योंकि बुक्स हर जब भी पेपर होता है तो बुक्स कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं इनकी, या तो इनको रीअरेंज कीजिए कि सीक्वेंस वाइज पहले कौन है, या तो फिर इनकी बुक्स का कंपैरिजन प्लेटो के साथ मैंने पहले ही बोला, या फिर रूसो के साथ, मैं केवल विचारकों के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और ये किसकी है। इसको सीक्वेंस वाइज करो, इसको रीअरेंज करो, मिलाप कीजिए इनका। तो ये जो बुक्स मैंने अभी बताई ये सारी नोट्स कर लीजिए यहाँ पर। और पॉलिटी जो इनकी प्रमुख रचना है, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने शासन प्रणाली के बारे में बताया। ठीक है, ये बताते हैं कि समाज में 3 वर्ग है। शासन प्रणाली में बताते हैं समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, जो शासन प्रणाली है वो ये बोलते हैं, जो शासन प्रणाली या तो ना उच्च वर्ग के हाथ में नहीं जानी चाहिए, ना ही निम्न वर्ग के हाथ में जानी चाहिए। अगर उच्च वर्ग के हाथ में शासन प्रणाली चली गई, क्योंकि उच्च वर्ग काफ़ी उदासीन होता है, काफ़ी दास्ता से भरा होता है, काफ़ी उसको शासन कराने, क्योंकि वो अमीर होगा, उसको अब शासन चलाने की कोई समझ नहीं होगी। ठीक है, दास्ता से प्रयुक्त होगा, अपनी विलासिताओं से, अपनी आवश्यकताओं के अंदर ही वो डूबा रहता है। ठीक है, उसको शासन से कुछ लेना देना नहीं, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता, क्या घट रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको बस अपनी ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो आवश्यक ज़रूरतें होती हैं वो सब कुछ होता है, उनको दूसरी और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होती। और जो निम्न वर्ग है बोलते हैं इसके पास भी शासन की बागडोर देना गलत है। अगर शासन प्रणाली इनके हाथ में चली गई, क्योंकि यही जो वर्ग है वो समय समय पर उद्यम मचाते रहते हैं, दंगे करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो वे बोलते हैं जो शासन प्रणाली जो है वो मतलब कि मध्यम वर्ग के हाथ में देनी चाहिए। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो ज्ञानी है, जिसमें सोचने समझ की क्षमता है, जिसमें योग्यता है, जो शासन प्रणाली को अच्छे से चला सकता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि शासन प्रणाली जो है एक मध्यम वर्ग में ही सुरक्षित रह सकती है, एक मध्यम वर्ग ही इसको सही तरीके से चला सकता है। ठीक है, ये पॉलिटी में बताया गया है अरस्तु ने। और अरस्तु के आगे जो विचार है अंतिम, इनके जो क्रांति के संबंधी विचार हैं। ठीक है, अरस्तु बोलते हैं क्रांति के संबंध में विचार बोलते हैं कि क्रांति जो है एक सरकार का दूसरी सरकार में परिवर्तन होना, समाज में स्थिर दंगे उत्पन्न होना, भ्रष्टाचार फैलना, ये सभी प्रकार की क्रांति है। ठीक है, अगर निम्न वर्ग जो है, हीन जो वर्ग है, उच्च वर्ग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ जाता है, ये भी क्रांति है। एक सरकार का परिवर्तन होना, दूसरी सरकार का आना, ये भी एक क्रांति है। जरूरी नहीं कि आप क्रांति जो खून से लथपथ हो, जिसमें से रक्ति बहे, वही क्रांति है। बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो खून से लथपथ हो, जो खून बहे, वही क्रांति है। क्रांति उसको भी बताया गया है अरस्तु ने कि जो संविधान का परिवर्तन और शासन प्रणाली का परिवर्तन होना, भ्रष्टाचार फैलना और निम्न वर्ग का उच्च वर्ग के ऊपर प्रदर्शन करना, ये सब रूप जो है क्रांति के हैं। ठीक है, और क्रांति को इसने भय के दृष्टि से देखा है। अरस्तु ने क्रांति को भय की दृष्टि से देखा है। ठीक है, और इस क्रांति को रोकने के लिए उसने उपाय भी बताए हैं। उसने बताया है कि शासन को चाहिए, जो शासक है उसको चाहिए कि जनता के बीच में स्थिरता बनी रहे, उसकी आवश्यकताएं समय समय पर पूरी होती रहे। ठीक है, उनकी जो आवश्यकता ज़रूरतें हैं उनको समय पर निपटारा किया जाए। जो निम्न वर्ग है उसकी जो उच्च वर्ग के जो आंदोलन चलता है उसको कम जाए, उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए।
तो ऐसी सी बातें वो बताता है कि इसके माध्यम से वो क्रांति को रोका जा सकता है। ठीक है, ये इनकी क्रांति के संबंधी विचार थे। आगे ये बताते हैं न्याय संबंधी सिद्धांत। न्याय के बारे में बोलते हैं अरिस्टोटल बोलते हैं न्याय के कि समानताओं के साथ समानता और असमानताओं के समान असमानता करना ही न्याय है। कि समाज में जो समान व्यक्ति हैं उसके साथ समानता, जो असमान व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रकृति में ना कईयों को एक मनुष्य को एक जैसा तो नहीं बनाया, किसी को कैसा बनाया, किसी ने कैसा बनाया। ठीक है, तो समानताओं के साथ समानता और असमानताओं के साथ असमानता करना ही न्याय है। ठीक है, ये अरस्तु के विचार है। और अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए हैं। एक वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय क्या होता है? वितरणात्मक न्याय होता है जिसे वितरण किया जाता है, बांटा जा सकता है, वितरण करना किसी चीज़ का। ठीक है, वितरणात्मक न्याय में आपका जो किया गया है। ठीक है, दूसरी तरफ प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय ये दो प्रकार के होते हैं, वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय, ये दो प्रकार के हैं। तो वितरणात्मक न्याय में आपका आ गया संपत्ति और सम्मान। ठीक है, अब जो व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, सम्मान और संपत्ति, ठीक है, तो उसके लिए इसने ये बताया कि इनके लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। ये हर किसी को तो सम्मान नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार, तो उनके लिए इन्होंने योग्यता निर्धारित किया कि ठीक है, और योग्यता को निर्धारित करने के लिए उन्होंने सद्गुण बताए गए। जिस व्यक्ति के अंदर जितने ज़्यादा सद्गुण होंगे उसमें उतनी अधिक योग्यता होगी, और उसकी अधिक योग्यता के कारण उसको अधिक सम्मान मिलेगा, अधिक संपत्ति मिलेगी, संपत्ति। ठीक है, ये न्याय है, ये वितरणात्मक न्याय है। ठीक है, समझ में आया आपको कि वितरणात्मक न्याय में एक तो बोलते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसने, कि वितरणात्मक न्याय में संपत्ति और सम्मान व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, और कैसे दिया जाएगा? उसकी योग्यता के अनुसार। अब योग्यता कैसे निर्धारित की जाएगी कि हर किसी की योग्यता कैसी है? ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी योग्यता ज़्यादा है। तो इसके लिए उसने बताया है कि जो सद्गुण होंगे, जिस व्यक्ति में जितने ज़्यादा अधिक सद्गुण होंगे उसकी योग्यता उतनी अधिक होगी, और जिसकी योग्यता उतनी अधिक होगी उसको उतना ही सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और प्रक्रियात्मक न्याय, जो प्रक्रिया में लेन देन का, ठीक है, सामान का, किसी भी चीज़ का लेन देन होना, ये प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, तो ये इनका न्याय का सिद्धांत था। अब छोटे शब्दों में देखा जाए कि समानताओं के साथ समानता और असमानताओं के साथ असमानता करना ही अरस्तु का न्याय है। ठीक है, ये इनका न्याय का सिद्धांत था। और जो इनकी नागरिकता थी वो कर्तव्यों के आधार पर थी। ठीक है, वर्तमान में जो अधिकारों के ऊपर थी उसमें कर्तव्यों के ऊपर थी, कि अगर कोई व्यक्ति राज्य में कार्य, विधानिक और न्याय कार्य में पार्टिसिपेट करता है, उसमें भागीदारी देता है, तब उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर वो नहीं देता तब वो नहीं दी जाएगी। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में अधिकारों के ऊपर हर व्यक्ति को अपने अधिकार दिए गए, उन्हीं के ऊपर नागरिकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।